हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि बीकॉम का बहुत ही फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट है ये, और काफ़ी इसका क्वेश्चन पूछे जाती है। तो आज हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और ये मेरे पास जो पीडीएफ है, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा देखो इसमें कंटेंट मिल जाएगा आपको सारा कुछ। और यहाँ से आप देख सकते हो कि सब सारे इसके अंदर चैप्टर है। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस पहले तो होता क्या है, फिर हम आगे इसकी बात करेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस नाम से आपको पता चल रहा है कि जब आप किसी बाहर के कंट्री के साथ को डीलिंग करते हो तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल हो सकती है, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में कुछ कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब बिजनेस। बिजनेस कमर्शियल ट्रांजेक्शन का हो गया मतलब बिजनेस, कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रही है, माल खरीदा या बेचा जा रहा है। तो ये जो भी हो रहा है, एक दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में हो रहा है। देखो, दो या दो से ज्यादा कंट्री, दो तो कंट्री होनी चाहिए तभी तो इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे ना। इंटरनेशनल क्यों कहेंगे, एक कंट्री के बाहर से दूसरी कंट्री से डीलिंग हो रही है। प्राइवेट कंपनी करती है ये ट्रांजेक्शन प्रॉफिट के लिए। और बाकी जो ट्रांजेक्शन है ये कौन सी हो सकती है, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी करती है अपने प्रॉफिट के लिए करती है। और बाकी क्या करती है, गवर्नमेंट कंपनी करती है, मे और मे नॉट डू द सेम इन दियर ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट कंपनी जरूरी नहीं कि प्रॉफिट के लिए करे। सो सर स्टडी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है बिकम इम्पोर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी करना? इट कंप्राइजेज ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पोर्शन ऑफ वर्ल्ड टोटल बिजनेस। क्योंकि ये वर्ल्ड का टोटल बिजनेस में सबसे बड़े पोर्शन बनता जा रहा है इंटरनेशनल बिजनेस। आजकल सारे ही इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। ऑल कंपनीज आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल इवेंट्स एंड कंपटीशन, वेदर लार्ज और स्मॉल। सभी कंपनी, अब तो भाई छोटी या बड़ी हो, चाहे जो भी बाहर की ट्रांजेक्शन हो रही है उससे इफेक्ट होती है। उसी के हिसाब से प्राइस रखना पड़ता है। जो बाहर जैसे कि चल रहा है, आउटपुट उसी हिसाब से बनाना पड़ता है, सप्लाई वैसी करनी पड़ती है। सो मैनी कंपनी ऑल्सो कम्पीट अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। क्योंकि जो इंडिया के बाहर से हमारे प्रोडक्ट आ रही है, उनसे कॉम्पीट करना पड़ता है डोमेस्टिक कंपनीज को। तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तो बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़े। आगे लिखा हुआ है कंपनीज एक्सटर्नल कंडीशन सच एज फिजिकल, सोसाइटिकल, कॉम्पिटिटिव अफेक्ट द वे, अफेक्ट द बिजनेस फंक्शन सच एज मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये सब चीजों को इफेक्ट करता है। जो कंपनी का एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है फिजिकल सारे सारे फैक्टर्स को। So when a company operates internationally, foreign companies are added to domestic ones, making the external environment more complex. कि जब कोई कंपनी इंटरनेशनली बिजनेस करती है फॉरेन कंडीशन को, फिर आपको जब फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी से मर्ज हो जाता है, तो हमारे लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना और मुश्किल है। बिकॉज अब इंटरनेशनली स्टडी करना पड़ेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर। सो दिस इज कॉल्ड कि हमें इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को इसलिए स्टडी करना जरूरी है, हर एक चीज को समझना जरूरी है। अगर आपको बिजनेस करना है बाहर के देश के साथ, तो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, ना कि अपने बट फॉरेन के भी। ऐसे ही तभी आप इसमें टिक सकोगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने देखो डिफाइन कर रखा है इंटरनेशनल बिजनेस को। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पर बता रखा है कि ये क्यों जरूरी है। द मार्केट फॉर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टेंड टू सैचुरेट और डिक्लाइन इन एडवांस कंट्रीज। क्यों डिक्लाइन हो जाती है? देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट सैचुरेट हो जा रहे हैं, बिक नहीं रहे। क्योंकि भाई हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि बाहर के देश के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आके बिकते हैं, उनसे कंपटीशन अलग करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती जा रही है, सप्लाई अलग होती जा रही है, लोगों की डिमांड कुछ और हो रही है आजकल। जैसे कि नंबर ऑफ सेवरल कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक कार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ हाउस होल्ड। अब कार्स, टीवी, ये सब की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फर्दर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैज इंक्रीज द साइज ऑफ ऑप्टिमल स्केल ऑफ ऑपरेशन subsequently in many industries, making it necessary to have foreign markets to
फॉरेन मार्केट होना बस हर एक के लिए जरूरी होता जा रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब हो ही जा रही है। तो आपको अपना अपना बिजनेस का स्केल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव इंक्रीज द साइज ऑफ ऑप्टिमल स्केल ऑफ ऑपरेशन, जिसकी वजह से अब आपको नेसेसरी हो गया कि फॉरेन मार्केट भी होनी जरूरी है इन एडिशन टू डोमेस्टिक मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स। तभी आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर पाओगे जब आप बाहर भी सामान बेचोगे, इसका कहने का मतलब ये है। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत छोटी होती है, इंटरनेशनल जाने से आपकी ग्रोथ होती है। जैसे कि नेस्ले ड्राइव्स ओनली 2% ऑफ इट्स टोटल सेल फ्रॉम होम मार्केट स्विट्जरलैंड। अगर ये इंटरनेशनल बिजनेस ना हो तो क्या होगा? नेस्ले सिर्फ 2% अपनी कमाई करता है, जो उनकी स्विट्जरलैंड की कंपनी है वो, और अपनी कंट्री से सिर्फ 2% की कमाई करता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारी कंट्री में नहीं बिकेगा माल, और भी कंट्री में जाना पड़ेगा। सिमिलरली विद ओनली 8% ऑफ टोटल सेल कम फ्रॉम होम मार्केट हॉलैंड। ऐसे ही कई सारे कंपनीज है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करना क्यों जरूरी है, ठीक है। यहां से आप बहुत अच्छा बना के लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ, और इन्वायरमेंटल, देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर को स्टडी करना जरूरी है इंटरनेशनल बिजनेस में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन नॉट बी मैनेज, बिकॉज इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन नॉट बी मैनेज, दे मस्ट बी एंटीसिपेटेड एंड एनालाइज। हमें हर चीज को समझना पड़ता है इन्वायरमेंटल फैक्टर को। कभी भी अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर घुसना है, आपने एक नाम भी सुना होगा, स्वेट एनालिसिस, है ना। स्वेट एनालिसिस क्या होता है? स्वेट स्वेट एनालिसिस होता है, एक होता है आपका, बताओ, स्वेट एनालिसिस होता है, एक होता है हमारा अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सब आपको होता है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस जिसे बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, ठीक है। तो ये सबको एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके आप किसी भी मार्केट के अंदर घुसते हो, है ना। इंटरनेशनल मार्केट तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां तो आपको और ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। सो बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट, कभी भी आपको इंटरनेशनल मार्केट में घुसने से पहले कंपनी मस्ट एनालाइज द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ कंपनी डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस ओनली। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में घुसना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, बाहर के भी, सिर्फ अपने नहीं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आपको इंटरनेशनली बिजनेस करना होता है। इसीलिए आपका ये सारा चीज है। तो अब हमारा अगला टॉपिक की बात करते हैं। जैसे आपको बताइए, देखो बड़े सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, इन्वायरमेंटल, सोशो टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, हजारों इन्वायरमेंट है जो कि आपने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा होगा। अब बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा, ग्लोबल मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल कंपनी। ये बड़े सारे आपको कंपनी के बारे में आपको समझना चाहिए कि क्या कौन कौन सी कंपनीज होती है जो इंटरनेशनली ऑपरेट करती है, उनके नाम क्या क्या होते हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि एमएनसी बोलते हैं हम इसे, ठीक है, हैव इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री बट डू नॉट हैव कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग इन ईच कंट्री। क्या मतलब है इसका? कि भाई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट हर एक कंट्री में बिक रहा है, ठीक है ना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं एमएनसी के। मोर फोकस ऑन अडॉप्टिंग देयर प्रोडक्ट टू सर्विस टू ईच इंडिविजुअल लोकल मार्केट, हर एक लोकल मार्केट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट होता है। सो एमएनसी और मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, अ कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज दैट मैनेजेस प्रोडक्शन और डिलीवर सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री। सो इसको ही बोला जाता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी को, जिसको हर जगह प्रोडक्शन करती है, अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं इसके, और एक से ज्यादा कंट्री में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, हर जगह इसके प्रोडक्ट बिकते हैं हर कंट्री के हिसाब से। तो अलग अलग एमएनसी है हमारी। तो ये आपके सामने एग्जांपल भी है, टोयोटा, होंडा, इन सब के क्या जो यहाँ पर बिकती है कारें, तो क्या इन सब के ऑफिस भी एक्चुअल में यहीं से कंपनी है? नहीं, ये सारे एमएनसीज है। केएफसी हो गया, नाइकी हो गया, पूमा हो गया, ये सब एमएनसीज है जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करते हैं, हर एक अलग अलग कंट्री में ऑपरेट करते हैं, जिसमें हर एक कंट्री में अलग अलग इसकी ब्रांच है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बनता वही है, बिकता अलग अलग जगह पे है। तो ये सब चीजें एमएनसीज है। ग्लोबल कंपनीज है इन्वेस्टेड इन मैनी कंट्रीज, दे मार्केट देयर प्रोडक्ट थ्रू द यूज ऑफ सेम कोऑर्डिनेटेड इमेज ब्रांड। ब्रांड एक ही होता है बट प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो जनरली वन कॉर्पोरेट ऑफिस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजी। एक कॉर्पोरेट होगा, हेड ऑफिस एक ही जगह पे होता है, जो कि पूरा मैनेज करता है अपना ग्लोबल स्ट्रेटेजी को, ठीक है। ये आपका है।
सो यही आपके एग्जांपल है, जैसे some एग्जांपल ऑफ ग्लोबल कंपनी आर मैकडोनल्ड, बूट्स, बर्गर किंग, ठीक है ना, ये सब चीजें आपके है। आगे बढ़ते हैं। सो आगे अगर हम बढ़े तो हमारा सामने है ट्रांजिशनल कंपनी। अब क्या होती है पहले हम ये समझते हैं। ट्रांजिशनल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है हैव बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स। They have invested in foreign corporation operations, have a central corporate faculty, but give decision making, R&D and marketing to each individual foreign market. क्या मतलब है इसका? ट्रांसलेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि फॉरेन ऑपरेशन में इन्वेस्ट तो करती है और उनकी अलग अलग कॉर्पोरेट फैकल्टी होती है जिसकी वजह से वो हर एक कॉर्पोरेट फैकल्टी को डिसीजन मेकिंग पावर देती है, R&D कर सकती है, वो मार्केटिंग पावर देती है हर एक फॉरेन मार्केट को। मतलब हर एक फॉरेन मार्केट को वहां पर एक अलग उनकी यूनिट्स होती है, एंटिटीज हर एक की अलग अलग यूनिट्स होती है उनकी। तो हर एक फॉरेन मार्केट को वो अलग अलग यूनिट्स बना देती है ताकि वो अपने अपने डिसीजन ले सके। बट एमएनसी ऐसा नहीं करती, एमएनसी का एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑपरेट होती है हेड ऑफिस से, बट इसमें नहीं होती। सो एन एग्जांपल ऑफ टीएनसी इज अ नेस्ले हु एम्प्लॉय सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम मेनी कंट्री। अलग अलग सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनी कंट्री से अपॉइंट करती है वो, who employ and try to make decision from a global perspective rather than from one centralized headquarter। देख पा रहे हो कि एक हेडक्वार्टर से जो डिसीजन लेता है वो एमएनसी होती है। ट्रांसलेशनल कंपनी क्या होता है कि उनके हर एक मार्केट में हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो अपने डिसीजन लेते हैं जिससे डिसीजन सही ले पाते हैं। समझ आ रही बात? तो ये एमएनसी और ट्रांसलेशनल कंपनी में डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं अब इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि आज का वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे हमारा बढ़ा, कहाँ से आया। भाई बड़ा सिंपल है यार, द एनालिटिकल फ्रेमवर्क सबसे पहले आपकी एमएनसी से आया है। द एनालिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज बिल्ड अराउंड द एक्टिविटी ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल, जो कि बिजनेस को इंटरनेशनल ले गए। The FDI on the part of an MNE attempts to overcome the obstruction to trade in foreign country, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब से आई उसकी वजह से ये बढ़ा है। सब पहले बात तो जो भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ये लिबरलाइजेशन नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो क्या ये बढ़ता? नहीं बढ़ता। सो द स्ट्रेटेजी रिलेटिंग टू फंक्शनल एरिया सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्राइस adopted by MNCs in such a manner that एक अच्छा रिलेशनशिप बना देती है वो होस्ट कंट्री और आपकी होम कंट्री के बीच में। तो एमएनसी से क्या करती है, वो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में ऑपरेट करती है अलग अलग कंट्रीज में, जिसकी वजह से वो अच्छा रिलेशनशिप बना पाती है कि होम कंट्री में बेच रही है, बाहर भी बेच रही है सामान। सो द वेज इन विच एमएनई आर प्रोवाइडेड challenges to imperfections in world market from an important part of conceptual model and underlying the expanded role of international business। एमएनसी जिस तरह से चैलेंज प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, उसी की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस का अब रोल बढ़ता जा रहा है और अब हर एक बंदे को इंटरनेशनल बिजनेस में आना पड़ेगा। सो अगर एमएनसी नहीं होती, बिफोर द इमर्जेंस ऑफ एमएनसी, फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस आर रिगार्डेड सिनोनियम। पहले इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड एक ही बात करी जाती थी। इंटरनेशनल बिजनेस बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट, फ्री ट्रेड, गाइडेड इंटरनेट ट्रांजेक्शन अमंग डिफरेंट पार्टनर। लेकिन एमएनसीज ने क्या करा कि एफडीआई शुरू कर दिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट करना। तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली एमएनसीज की वजह से बढ़ा है, जब से एमएनसीज आई है। अगर एमएनसीज नहीं होती तो इंटरनेशनल बिजनेस नहीं बढ़ता, कहने का मतलब ये है। तो द फास्ट ग्रोइंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस conducive to foster closer international economic cooperation. So now the world economy is not only independent but interlinked। और अब वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी की पूरी एक ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है कि अगर कोई भी इकोनॉमी को सरवाइव करना है तो उसको इंटरनेशनली आना पड़ेगा और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ले जाना पड़ेगा। सो यही सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीनेशनल कीप टू कांस्टेंट सर्विलेंस ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, ये सब चीजों को देखना पड़ता है कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन करने से पहले, जो कि हम बात कर रहे थे। और इंटरनेशनल बिजनेस
वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर 2 डिकेड्स, पहले नहीं थी ये। इंटरनेशनल बिजनेस आई इंटरनेशनल मार्केटिंग से, इंटरनेशनल मार्केट से ये टर्म डेवलप हुई थी इंटरनेशनल बिजनेस। जब से मार्केटिंग बाहर होनी शुरू होगी तब से इंटरनेशनल बिजनेस भी आने लग गया, क्योंकि मार्केटिंग हो रही थी, भी लोगों के मन में इंटरेस्ट आ गया, तब से हमारी एक्सपोर्ट मार्केटिंग होने लगी, विच इन टर्म इमोज टर्म एक्सपोर्ट मार्केटिंग, कि मार्केटिंग बाहर करना, अपनी मार्केटिंग बाहर ले जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ठीक है, तब से इंटरनेशनल बना। तो इंटरनेशनल ट्रेड टू इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड से इंटरनेशनल मार्केटिंग है। ओरिजिनली द प्रोड्यूसर यूज टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू नियर बाय कंट्री, पहले क्या होता था कि छोटी छोटी नियर बाय कंट्री में एक्सपोर्ट करती थी। उसकी वजह से फिर ग्रेजुअली कंपनी एक्सटेंडेड द ऑपरेशन बियॉन्ड ट्रेड, छोटे ट्रेड से फिर वो बढ़ने लगी। ट्रेड क्या होता है, छोटा सा बिजनेस करना, कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसे बोलते हैं। फिर फॉर एग्जांपल इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट रॉ कॉटन, जूट ड्यूरिंग 1990s। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी आया तो ये बढ़ने लग गया आपका, सीधा ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और ट्रेडिंग जब बढ़ने लगी तो उसके बाद आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी आप बढ़ने लग गया। ठीक है, सो उसके बाद देखो, इंटरनेशनल पहले मार्केटिंग थी, पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग आई। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग से इंटरनेशनल बिजनेस कैसे बना, मल्टीनेशनल कंपनी से। मल्टीनेशनल कंपनी विच आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स इन देयर होम कंट्री। देखो पहले सिर्फ डीलिंग होती थी, जिसे बोलते हैं ट्रेड, कि एक जगह से माल उधर भिजवाना। बिजनेस अलग है, बिजनेस मतलब सब कुछ, माल बनाने से लेकर बेचने तक काम, इसे बोलते हैं बिजनेस। तो ट्रेडिंग पहले होती थी खाली, बिजनेस का मतलब सेपरेट एंटिटी बन गई है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, वहीं पे माल बनता है, वहीं बिकता है, डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है, सब कुछ वही चीज है। सो यही चीज कह रहा है वो, मल्टीनेशनल कंपनी विच वर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द होम कंट्री। उसके बाद मार्केटिंग करने लगी, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा दी, जिसकी वजह से बिजनेस भी बढ़ने लग गया। यूनिवर लिमिटेड ने देखो यही करा, सब्सिडरी कंपनी अपनी लगा दी, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, है ना। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कहाँ से आई कंपनी है, यूनिवर लिमिटेड से आई है, तो यहां से उसका नाम बढ़ गया। तो ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे मिलते हैं अगली और वीडियो में। ये आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये आपकी पीडीएफ में डाल रहा हूँ, वहां से पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।